हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछला क्लास में मैंने आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था रे डायग्राम के बारे में। मैंने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो रे डायग्राम होता है, कैसे बनाया जाता है, वो आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो अब हम लोग आपको, है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में, आवर्धन के बारे में, यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर यानी दर्पण के आवर्धन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा बच्चों, है ना, दर्पण का टॉपिक है दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे दर्पण का आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। आज हम लोग दर्पण के आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? दर्पण के आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आपको पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा आपको, ठीक है? तो पहला सवाल आता है कि हम मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? हम आपसे पूछे कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब आवर्धन। आवर्धन किसे कहा जाता है? आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होता है ना, उसी अनुपात को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। फिर से बोल रहे हैं, मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं? तो बच्चों मैग्नीफिकेशन का जो सूत्र होता है ना, ये होता है M=HI/HO। एच आई को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज और एच ओ को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसको बोलते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई और नीचे वाला को बोला जाता है वस्तु का ऊंचाई। तो अगर आपको सूत्र याद है ना, तो सूत्र याद है तो आप वहां से आप परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? तो आवर्धन का यानी मैग्नीफिकेशन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। तो इसी सूत्र से हम क्या कर लेंगे, परिभाषा तैयार कर लेंगे कि आवर्धन किसे कहेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है ना, अगर शॉर्टकट में हम आपको बात करें कि मैग्नीफिकेशन किसे कहेंगे, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है ना, वस्तु के ऊंचाई का कितना गुना है ना, आधा गुना है, 2 गुना है, समान है ना, तो कितना गुना, वही क्या कहलाएगा? जो गुना बात कर रहे हैं ना, वही आपको क्या कहलाएगा? मैग्नीफिकेशन कहलाता है। लेकिन हम लोग मैग्नीफिकेशन का परिभाषा जो है इस सूत्र के आधार पे हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है? तो आप पहले परिभाषा को लिख लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन किसे कहेंगे? तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच आई से लिखते हैं, प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच आई से। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा तथा वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु का ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से लिखते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई का, ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, है ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, यहाँ के कर लीजिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। आवर्धन को क्या चीज से दर्शाया जाता है? स्मॉल एम से, और इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अर्थात 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 आवर्धन इक्वल टू, अर्थात आवर्धन इक्वल टू, ठीक है, अर्थात आवर्धन इक्वल टू, अर्थात को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है, अर्थात आवर्धन इक्वल टू
प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। तो आवर्धन को तो हम m से लिखते हैं ना, और प्रतिबिंब के ऊंचाई को वहां देखिए hi से लिखते हैं, और वस्तु के ऊंचाई को, वस्तु को ऊंचाई को ho से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही सूत्र होता है आपका आवर्धन का, यही सूत्र होता है m इक्वल टू hi बटा ho। तो अगर आपसे पूछा जाता है मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ सब्जेक्टिव भी आपको सवाल जरूर पूछेगा कि आवर्धन किसे कहेंगे, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई को हम hi से लिखते हैं और वस्तु के ऊंचाई को ho से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी बात को अगर हम आपसे अंग्रेजी में कहें कि मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को hi से लिखते हैं, hi से, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, and height of object, the ratio of height of image and height of object ho is called magnification, is called magnification, is called magnification, is called magnification, and it is denoted by, and it is denoted by small m। ठीक है, that is magnification is equal to, magnification is equal to height of image, height of image, height of image बटा height of object, height of object, magnification is equal to height of image बटा height of object। मैग्निफिकेशन को हम m से दर्शाते हैं, यानी स्मॉल m लिखेंगे, और हाइट ऑफ इमेज को hi से लिखते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से दर्शाते हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू हो जाएगा hi बटा ho। तो यही फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको कुछ बात याद रखना है जो आपको इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। आवर्धन का मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है कि आवर्धन का मात्रक बताइए, है ना, आवर्धन का मात्रक यानी यूनिट पूछा जाता है, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन बताइए, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन का क्या मात्रक होता है। ठीक है, आवर्धन का क्या मात्रक होता है, तो याद रखना है। यहाँ देखिए, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम मीटर में मापते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, तो बाबू मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, यानी याद रखेंगे आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। यानी आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो सर आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। लिखेंगे आवर्धन का मात्रक, कोई पूछता है आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। यहाँ लिख लेते हैं मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। और याद रखेंगे जिसका मात्रक नहीं होता है ना, जिसका कोई मात्रक नहीं होगा उसको मात्रकहीन भी कहते हैं। मात्रक नहीं होता है अर्थात यह मात्रकहीन होता है, अर्थात यह मात्रकहीन होता है। ठीक है, अर्थात यह मात्रकहीन होता है। यानी मैग्निफिकेशन, यानी यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन का बात करें तो आप लिखेंगे यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन में ना नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दैट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दैट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, आवर्धन का क्या मात्रक होता है, कोई पूछता है आवर्धन क्या मात्रक होता है,
तो आप कहेंगे सर आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मतलब ये हुआ आवर्धन जो होता है ये मात्रकहीन होता है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ से एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आवर्धन का वीमा क्या होता है, तो याद रखेंगे आवर्धन का कोई वीमा नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आवर्धन का वीमा नहीं होता है, याद रखेंगे आवर्धन का वीमा नहीं होता है, अर्थात आवर्धन जो होता है ना ये वीमाहीन होता है, अर्थात आवर्धन वीमाहीन होता है, आवर्धन वीमाहीन होता है। याद रखेंगे आवर्धन का वीमा नहीं होता है, आवर्धन कौन सी होता है, वीमाहीन होता है, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन, देखिए डायमेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन, या ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऐसे लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन, ठीक है, हैज नो डायमेंशन, मैग्निफिकेशन हैज नो डायमेंशन, मैग्निफिकेशन हैज नॉट डायमेंशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन हैज नॉट डायमेंशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई वीमा नहीं होता है, यानी मैग्निफिकेशन हैज नॉट डायमेंशन, ठीक है, एंड दैट इज मैग्निफिकेशन हैज नॉट डायमेंशन, ठीक है, दैट इज मैग्निफिकेशन ठीक, मैग्निफिकेशन हैज नॉट नहीं यहाँ होगा, नो लिखिए, माय मिस्टेक, नो होगा यहाँ पर, ठीक है, मैग्निफिकेशन हैज नो डायमेंशन, दैट इज मैग्निफिकेशन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखेंगे यानी जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन इसका कोई बीमा नहीं होता है, यानी आवर्धन क्या होता है, बीमाहीन होता है, यानी मैग्निफिकेशन हैज नो डायमेंशन, दैट इज मैग्निफिकेशन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब बताया सर आवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ होता है, तो आवर्धन का उपयोग क्यों होता है, लिखेंगे आवर्धन का, है ना, उपयोग चाहे प्रयोग, आवर्धन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ लिखिए प्रयोग, यूज लिखिए चाहे एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, प्रयोग का बात करें या अनुप्रयोग, ठीक है, आवर्धन का प्रयोग पूछे चाहे अनुप्रयोग का बात करें, यूज कहें चाहे एप्लीकेशन का बात करें, यूज या एप्लीकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे आवर्धन का जो प्रयोग होता है ना, चाहे अनुप्रयोग जो होता है ना, ये दो चीज को बताने के लिए किया जाता है। पहला कि प्रतिबिंब का अगर हमको प्रकृति बताना है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आवर्धन का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रतिबिंब के आकार को बताने के लिए इसका किया जाता है। तो लिखिए आवर्धन का प्रयोग में, अनुप्रयोग में लिखेंगे आवर्धन का अनुप्रयोग प्रयोग निम्नलिखित, ठीक है, आवर्धन का अनुप्रयोग निम्नलिखित को बताने में करते हैं, ठीक है, आवर्धन का अनुप्रयोग निम्नलिखित को बताने में करते हैं, यानी मैग्निफिकेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फ्लोइंग, ठीक है, यानी याद रखेंगे आवर्धन का अनुप्रयोग जो किया जाता है ना, वह निम्नलिखित को बताने में किया जाता है। एक में आप याद रखेंगे पहला इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो पहला आप याद रखें इसका इस्तेमाल जो है ना, पहला आप याद रखेंगे, है ना, कि प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में, पढ़ा लिखिए प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में,
प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में, प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में, ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला आप याद रखेंगे प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में, यानी टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का अगर हमको क्या करना है, प्रतिबिंब का प्रकृति का वर्णन करना है या उसकी प्रकृति को बताना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से आप दो बात याद रखेंगे, यहाँ से आप दो पॉइंट याद रखेंगे। पहला कि इफ अगर आवर्धन आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर आपका एम का हो गया धनात्मक हो गया, इफ मतलब यदि आवर्धन आपका धनात्मक हुआ, ठीक है, देन नेचर ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज का बात करें, देन नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, यानी अगर आवर्धन पॉजिटिव होता है ना, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब जो होगा ना वो आपका सीधा होगा और वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा। द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा छोटा बस, ठीक है। तो याद रखेंगे यदि m का मान क्या होगा, धनात्मक होता है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है ना क्या होता है, आभासी होगा और साथ में है ना सीधा भी होगा। तो लिखिए यदि m इक्वल टू पॉजिटिव तब प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा तथा आभासी, आभासी को ही क्या कहते हैं, आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, सीधा तथा काल्पनिक होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा तथा आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अगर m का मान लेते हैं, अगर इफ m का मान नेगेटिव आ गया, m का मान नेगेटिव आ गया, if m equal to negative then तब if m equal to negative then nature of image ठीक है, if m equal to negative then nature of image is inverted and real, ठीक है। याद रखेंगे अगर m का मान नेगेटिव आया, ठीक है, अगर आवर्धन आपका ऋणात्मक आता है तो उस केस में प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है ना वो उल्टा होता है और सीधा होता है। तो याद रखेंगे यदि m का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक होगा, उल्टा तथा वास्तविक होगा, ठीक है। अगर m का मान नेगेटिव हुआ तो उस केस में प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है ना ये क्या होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये पहला मैंने पहला आपको बताया कि आवर्धन का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखेंगे आवर्धन का जो अनुप्रयोग होता है पहला होता है प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में, यानी प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दूसरा आप लिखिए, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है ना प्रतिबिंब के आकार को बताने में। दूसरा होता है प्रतिबिंब के आकार को बताने में, प्रतिबिंब के आकार को बताने में, यानी अगर आपको प्रतिबिंब का आकार बताना है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बताने में, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रतिबिंब के आकार को बताने में, यानी टू एक्सप्लेन साइज ऑफ इमेज, यानी अगर आपको प्रतिबिंब का आकार को वर्णन करना है, ठीक है, बताना है, ठीक है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है आवर्धन का। और इसमें आप बाबू 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यदि m का मान अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर m का मान क्या होगा 1 से बड़ा हो गया,
तब प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना ये बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। यानी अगर याद रखिएगा, अगर m ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर m का मान 1 से बड़ा होता है ना तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यानी if m ग्रेटर देन 1 then size of image is large, size of image is large, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। यानी याद रखेंगे इस केस में आपका हाइट ऑफ इमेज जो होता है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा यहाँ से पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि m का मान जो हो गया ना, मान लीजिए 1 से बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, अगर m का मान 1 के बराबर होता है ना तब प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना, प्रतिबिंब का आकार समान कहिए चाहे बराबर कहिए, प्रतिबिंब का आकार समान या बराबर होता है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो याद रखेंगे अगर m इक्वल टू क्या होगा? 1, देन साइज ऑफ इमेज इज सेम, साइज ऑफ इमेज इज सेम कहिए चाहे आप इक्वल भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें हाइट ऑफ इमेज जो होता है ना ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज जो होगा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो मैंने आपको 2 बात बताया है अभी कि अगर m का मान 1 से बड़ा हो गया, अगर m का मान 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। अगर m का मान 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होता है ना बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर m का मान जो होगा ना 1 के बराबर हो गया तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना समान या बराबर होता है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, ये तीसरा पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट यह याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इफ अगर m का मान जो हो गया ना 1 से छोटा आया, अगर m का मान क्या हो गया? 1 से छोटा आ गया, यानी आवर्धन का जो मान आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, अगर वह 1 से छोटा है तो बच्चों याद रखिएगा उस केस में प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना वो छोटा होता है। तो इफ m लेस देन 1 देन नेचर ऑफ इमेज, सॉरी नेचर बोल रहे हैं, माय मिस्टेक, साइज का बात करेंगे इसमें, देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल लिखिए। स्मॉल को बाबू डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। मतलब ये हुआ कि अगर m का मान 1 से क्या हो गया? छोटा हुआ, तब प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना, तब प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना सर, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है? छोटा होता है। ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे, ये आप कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिबिंब यानी अगर आवर्धन यानी m का मान यानी मैग्निफिकेशन का मान 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? तो मैंने आपको बताया आवर्धन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आवर्धन किसे कहते हैं तो आपको परिभाषा लिखवाया जा चुका है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको शुरू से बात कर लेते हैं। मैंने बच्चों आते ही सबसे पहले पढ़ाया कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो ये आपका आवर्धन का परिभाषा है, ठीक है। दूसरा आपका सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि आवर्धन का क्या मात्रक होता है, तो याद रखेंगे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी आवर्धन जो है ना यह मात्रकहीन राशि है। तीसरा यहाँ सवाल बनता है कि आवर्धन का विमा क्या होगा, है ना, तो याद रखेंगे आवर्धन का कोई विमा नहीं होता है, यानी आवर्धन जो होता है ना ये विमाहीन राशि होता है। नेक्स्ट, आवर्धन का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे आवर्धन का जो प्रयोग किया जाता है ना वो 2 चीज को बताने में किया जाता है। मिलने इसका इस्तेमाल 2 ही चीज में होता है। पहला, अगर जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है
वह किस प्रकार का बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यानी प्रतिबिंब के प्रकृति को बताने में हम क्या करते हैं, आवर्धन का अनुप्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे यहाँ से भी आपको दो बात याद रखना है कि अगर आवर्धन आपका पॉजिटिव आता है, एम का मान अगर पॉजिटिव होता है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है ना वह सीधा होता है और आभासी होता है। और आभासी को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और अगर एम का मान अगर आपको नेगेटिव आता है तो उस केस में प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है वह उल्टा होता है या वास्तविक होता है। ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ना, और प्रतिबिंब के आकार को बताने के लिए किया जाता है। और यहाँ से आपको याद रखेंगे, आप 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एम का मान 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होता है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अगर एम का मान जो होता है ना 1 के बराबर होता है तो उस केस में प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना, याद रखेंगे, वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी वस्तु के ना बराबर होगा, यानी समान कहिए चाहे बराबर होता है। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होता है इक्वल टू का होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा इसका जो होता है कंसेप्ट, अगर एम का मान यानी मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में आप याद रखेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना ये वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। नेक्स्ट, अगर बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई दर्पण का जो आवर्धन है इसका सूत्र बताओ, तो आप ये सूत्र मत याद, एक एक सूत्र नहीं होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, और भी बहुत सारा सूत्र होता है जो आपको लिख देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि दर्पण आवर्धन का सूत्र का बात करें या व्यंजक का बात करें, दर्पण का आवर्धन का सूत्र का बात करें चाहे हम व्यंजक का बात करें, क्या होगा? ठीक है, दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होगा या दर्पण का है ना व्यंजक क्या होगा? दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या है चाहे व्यंजक क्या होगा? यानी हम आपसे पूछे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला या एक्सप्रेशन का बात करें, फॉर्मूला या एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो दर्पण का आवर्धन का सूत्र का बात करें चाहे दर्पण का आवर्धन का व्यंजक का बात करें, तो याद रखेंगे यहां से पहला दर्पण का आवर्धन का पहला सूत्र का बात करें तो पहला सूत्र तो बहुत फेमस है जो हर बच्चा जानता है, तो याद रखें पहला सूत्र होता है HI/HO, ठीक है, ये पहला सूत्र होता है। दूसरा सूत्र याद रखेंगे M=V/U, ठीक है, M इक्वल दूसरा सूत्र क्या होता है -V/U। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है M=F/F-U, ठीक है, तीसरा ये याद रखेंगे M=F/V-U, ठीक है। तो ये आप 3 सूत्र याद रखेंगे कि पहला सूत्र होता है M=HI/HO, दूसरा होता है -V/U, तीसरा सूत्र याद रखेंगे F/F-U। जहां हम आपसे बात करें, इस तीनों में हम आपसे बात करें कि जहां आप ये बताइए वेयर, जहां हम आपसे पूछे HI क्या है, HI क्या है, तो बाबू इसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, इसको हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, ठीक है, यानी ये आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई है। HI मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, यानी ये आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई है, ठीक है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है। दूसरा होता है यहाँ पे HO, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका वस्तु का ऊंचाई है, ठीक है, ये आपका वस्तु का ऊंचाई है, ठीक है, वस्तु का ऊंचाई को आप HO से लिखेंगे। और यहाँ बात करें U क्या है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी इसको हम लोग वस्तु का स्थिति कहते हैं, वस्तु का स्थिति कहेंगे। और V क्या है, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इसको पोजीशन ऑफ इमेज कहते हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए, ताकि आपको सब कुछ दिखे इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो V क्या है यहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज है, यानी ये प्रतिबिंब का स्थिति है, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब का स्थिति है, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब का स्थिति है। और एक और याद रखना यहाँ पे एक स्मॉल f भी है, तो इस स्मॉल f को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, यानी इसको फोकस दूरी या फोकल दूरी बोलते हैं, ठीक है, इसको फोकल लेंथ या है ना, इसको फोकल दूरी या फोकस दूरी भी कहते हैं।
और स्मॉल एफ को तो आप जानबे करते हैं, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको नोट में कुछ बात याद रखना है, यहाँ से अब आपको नोट में कुछ याद रखना है। ठीक है, नोट में आपको क्या क्या याद रखना है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, यानी हम अगर बात करें गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का आवर्धन का बात करें, गोलीय दर्पण के आवर्धन के बारे में बात करें। ठीक है, गोलीय दर्पण के आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें, गोलीय दर्पण का आवर्धन का बात करें, तो बच्चों यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, सुन लीजिए। सब गोलीय दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण है, सॉरी गोलीय दर्पण कह रहे हैं, गोलीय दर्पण से अच्छा है कि आप सीधे दर्पण याद रखिए, है ना, आप सीधे दर्पण याद रखिए, क्योंकि दर्पण में हम 3 दर्पण की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा है ना आप गोलीय दर्पण से अच्छा है कि आप सीधे दर्पण का आवर्धन में बात याद रखें कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, पहला आपको ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं आपको क्या क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए इसको। ठीक है, MVVI कर लीजिए, MVVI इसको कर लीजिए बाबू। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, तो अगर हम आपसे पूछे दर्पण क्या आवर्धन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम बात करें समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में, तो याद रखिएगा बाबू कि समतल दर्पण का अगर हम बात करें, कि समतल दर्पण का आवर्धन में बात करें, तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना बाबू पॉजिटिव होता है। कौन सी याद रखोगे, कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना बाबू, ये 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो सर समतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव होता है, और समतल दर्पण का, है ना, आवर्धन जो होता है ना 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ, यहाँ से हम 2 बात बोलेंगे, यहाँ से आप 2 बात बोल सकते हैं। क्या, कि अगर समतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव है, इसका मतलब समतल दर्पण जो है ना कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये बनाएगा वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, यानी ये आपका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर m का मान पॉजिटिव होता है ना, m का मान पॉजिटिव होगा, तो उस केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है। अगर m का मान 1 होता है ना, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इक्वल इमेज, इक्वल इमेज कहिए या सेम साइज इमेज बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल को हम बोलते हैं सेम साइज इमेज बोल सकते हैं, सेम साइज इमेज। ठीक है, यानी बोल सकते हैं बराबर आकार का प्रतिबिंब, बराबर आकार का प्रतिबिंब, या समान, बराबर आकार कहिए चाहे समान आकार का प्रतिबिंब भी आप लिख सकते हैं, बराबर आकार या समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब। ठीक है, समान आकार या बराबर आकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप 2 बार यहाँ से आप क्या क्या याद रखेंगे, समतल दर्पण में बात करें तो समतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा, समतल दर्पण का आवर्धन 1 के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण है बराबर आकार या समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, हम बात करते हैं, है ना, अवतल दर्पण का। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को बाबू आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो सर इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों अगर हम आपसे बात करें अवतल दर्पण में, तो सबसे पहले हम बात करें अवतल दर्पण में ना, तो अवतल दर्पण में सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम बात करें m का मान, तो इसका m का मान जो होता है ना पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है
है ना, एम का मान इसका पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, तो दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा है ना स्पष्ट हो सके, है ना। तो इसका मान याद रखना है पॉजिटिव, इसका मान जो होता है क्या हो गया, इसके मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। याद रखेंगे कनकेव मिरर का, यानी कनकेव मिरर का हम बात करें, कनकेव मिरर का आवर्धन का, तो इसका एम का मान जो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। यानी यहाँ से आप पहला बात तो ये याद रखेंगे जो मैंने एरो देख लिखा है, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम बात करें तो इसका एम का मान जो होता है ना बाबू, ये भी याद रखना, इसका एम का मान जो होता है ना एक से बड़ा होता है, एक के बराबर भी होता है और एक से छोटा भी होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और है ना औसत दर्पण का आवर्धन जो होता है ना एक से बड़ा भी होता है, एक के बराबर भी होता है, एक से छोटा भी होता है। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ से दो बात बोलेंगे। क्या क्या बात बोलेंगे कि सर अगर एम का मान पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव का तो मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण उल्टा कॉमा सीधा, उल्टा कॉमा सीधा कॉमा वास्तविक, वास्तविक तथा आभासी, आभासी सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बाबू, ठीक है। यानी अवतल दर्पण जो है ना उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्यों? क्योंकि एम का मान अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा और आभासी होता है, और एम का मान अगर नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये कैसा होगा, तो याद रखेंगे सर ये इन्वर्टेड, ठीक है, इरेक्ट, है ना, रियल, रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर m का मान जो है ना, देखो m का मान अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर m का मान एक से बड़ा होता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बराबर होता है तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, अगर छोटा होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब है ना अवतल दर्पण आपको बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब कॉमा बराबर, है ना, बराबर से लिख देते हैं समान आकार का प्रतिबिंब, है ना, समान, समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब तथा तथा छोटा प्रतिबिंब सब बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब सब बनाता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण जो है ना ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी यहाँ से लिखेंगे इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज, ठीक है, फिर लिखेंगे सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज, एंड डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज। तो मैं थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको सब कुछ दिख जाए, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के बारे में इतना आप याद रखेंगे। अब आता है उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का हम बात करें तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और था ना उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी ये हो गया आपको कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में भी क्या क्या याद रखना है, ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ से भी आपको है ना दो बात याद रखना है, पहला बात ये आपका दूसरा बात, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये पहला बात ये और ये दूसरा बात याद रखना। उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ना ये हमेशा एक छोटा होता है। याद रखेंगे उत्तल दर्पण का या अपसारी दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है ये पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन इसका एक से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर अवतल दर्पण जो होगा ना ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और जो सीधा होगा
वो आपका सीधा प्रतिबिंब और प्लस सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब लिख देते हैं, सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, याद रखेंगे। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ये सब किसे कहा जाता है, आपको पढ़ाया जाएगा। छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, क्योंकि जो एक होता है ना, इसका इस्तेमाल है ना प्रतिबिंब का आकार को बताने के लिए करते हैं। तो अगर m का मान 1 से छोटा होगा तो ये छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक। कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। छोटा प्रतिबिंब लिख लीजिए, छोटा प्रतिबिंब, यानी ये कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि सर उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, या अपसारी दर्पण का जो आवर्धन होता है ये पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर m का मान 1 से छोटा है इसका मतलब ये हुआ उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझने में आपको अगर दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, है ना, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। बच्चों असल बात है ना, मैं आपको वीडियो इसलिए लगातार अभी नहीं बना रहा हूँ ना, क्योंकि जो मेरा माइक है ना, जो Sennheiser का माइक है, ठीक है, जो मैंने 30,000 में लिया था, उस माइक का एक वायर है जो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो जिसके वजह से है ना मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद वीडियो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है और साउंड भी है उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा है ना जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। जब जैसे ही है ना मैंने जिस कंपनी से है ना इस लिया था, है ना, और जो मैंने माइक लिया था ना उसको मैंने बताया भी है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी थोड़ा है ना बहुत ज़्यादा चीटिंगबाज है, ठीक है। तो आज उसको कहे हुए लमसम 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन है ना एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है ना। तो मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा उस कंपनी के ऊपर, ताकि है ना जो स्टूडेंट जिस टीचर को अगर कैमरा या चाहे डिजिटल बोर्ड लेना हो उसके झांसे में ना पड़े, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी क्या हो गया है, एक चीटिंगबाजी हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप देखते होंगे मेरा जो भी वीडियो बनता होगा उसमें मैं माइक लगाता होगा, है ना, Sennheiser का जो माइक आता हूँ लगाता होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं है ना एक छोटा सा जो ये आता है इससे मैं अपना वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसी से मतलब कैमरा माइक है इसी से रिकॉर्ड होता है। तो साउंड शायद उतना अच्छा से नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करेंगे, है ना। ये है बीच-बीच में थोड़ा एक-एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग है ना वीडियो को देखें, है ना, चैनल से जुड़े रहें, इसलिए बन रहा है, ठीक है। अगर आपको क्लास ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या करेंगे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक है। ये है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।